हिसार की हमारी हिसार अर्बन और हिसार रूरल की जिला कार्यकारिणी की बैठक थी यूथ कांग्रेस की। नई कार्यकारिणी हमारी निर्वाचित हुई है। नई कार्यकारिणी की पहली ये बैठक थी और इस बैठक का उद्देश्य था कि किस तरीके से जो संगठन में रिक्त पद हैं उनको किस प्रक्रिया के तहत भरा जाएगा। जो पोटेंशियल हमारे साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, किन्हीं कारणों से जो यूथ कांग्रेस का की मेंबरशिप प्रक्रिया है जिसके मार्फत लोग चुन कर के आए हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। तो ऐसे जो जुझारू साथी हैं, कर्मठ साथी हैं, उनको संगठन में हम लोग शामिल करना चाहते हैं और संगठन का विस्तार ब्लॉक लेवल तक हम लोग करने की तरफ अग्रसर हैं। जो हमने टारगेट तय किया है, अगले 1.5 महीने में एक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और साथ ही साथ 21 मई को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। तो हर साल हम लोग हम में हैं राजीव करके एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं दिल्ली के अंदर। तो इस बार भी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें हरियाणा प्रदेश के तमाम ज़िलों और सभी विधानसभाओं से हमारे कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी, उनके निर्देशन में, नेतृत्व में ये कार्यक्रम होगा। तो ये दोनों बातें थी जिनके ऊपर विस्तार से यहाँ चर्चा हुई। और बहुत अच्छी बात ये रही इस बैठक की कि सभी विधानसभाओं के साथी, जो 7 विधानसभा हिसार ज़िले में आती हैं, सभी मौजूद थे। सभी प्रदेश के पदाधिकारी जो हिसार ज़िले से आते हैं वो सभी मौजूद थे। तो एक अच्छी मीटिंग हम लोगों की हुई और एक अच्छी चर्चा हमारे बीच में हुई। कि पंचायत के चुनाव और नगर निगम के चुनाव उनको कराने ही होंगे जिनसे वो बच रहे हैं। तो हमारा कहना ये है और ये हमारा कटाक्ष है हरियाणा सरकार के ऊपर कि इतनी अच्छी स्थिति में यदि वो हैं तो क्यों पिछले लगभग साल भर से वो जो हमारे पंचायत के चुनाव हैं, नगर निगम के चुनाव हैं, उनको टाल रहे हैं। और हम इसमें एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। जिस तरीके से माननीय न्यायालय का आदेश आया है तो जल्दी ही हरियाणा में पंचायत के और नगर निगम के चुनाव होंगे। तो हमारे नौजवान कार्यकर्ताओं के लिए ये सुनहरा मौका है। यदि सिंबल पर चुनाव होते हैं तो हमारा प्रयास है, और जैसा उदयपुर चिंतन शिविर में ये तय भी किया गया है कि 50% भागीदारी इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और संगठन में युवाओं की होगी। तो हम प्रयास करेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान चुनाव की तैयारी करें, और बहुत सारे साथी चुनाव की तैयारी कर भी रहे हैं। तो हम देखते हैं कि संगठन हमारा मजबूत है और आगे यही रणनीति हमारी रहेगी कि जो भी चुनावी कार्य हमारे सामने आए, सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। मजबूती से हम लोग करें। और मेन जो मुख्य तैयारी है हमारी 2024 के लोकसभा चुनाव और हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए है, और हम प्रिपेयर्ड हैं अच्छे तरीके से। और संगठन इस बार बहुत अच्छा बन के आया है। तो हमें लगता है कि जो भी हमारी कार्य योजनाएं हैं रणनीतिक रूप से वो सफल रहेंगी, ऐसी उम्मीद। डॉक्टर अशोक तंवर भी आज हिसार में आए थे। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत नहीं है, इस वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था। तो क्या ये संगठन मजबूत हो पाएगा? देखिए, उन्होंने अगर ऐसा बयान दिया है तो पहले उनसे मुझे लगता है कि सवाल करना चाहिए कि जब वो पीसीसी के अध्यक्ष थे या पार्टी में विभिन्न पदों पर काबिज थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, तो उनके कोई बयान को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। ये मजबूत युवा कांग्रेस का संगठन आज आपके समक्ष बैठा है, और हरियाणा के अंदर जो बदलाव हुआ है उसके बाद हरियाणा में कांग्रेस की ताकत का जो ट्रेलर का प्रदर्शन, जो उस दिन दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक जब हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष और उनके साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी जब सड़क से गए तो 45 डिग्री के टेम्परेचर में पूरा हरियाणा उस दिन जीटी रोड के ऊपर था। और जो सफ़र गाड़ी में 4 घंटे में दिल्ली से चंडीगढ़ का तय होता है, उनको वो तय करने में 12 घंटे का समय लगा। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के प्रत्येक गांव, प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक बूथ तक मजबूत है। हरियाणा युवा कांग्रेस का मजबूत संगठन आपके सामने बैठा है।
और कांग्रेस पार्टी का मजबूत संगठन बहुत जल्द तैयार कर लिया जाएगा और युवा कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में भागीदारी करेगी। कांग्रेस पार्टी को बने हुए काफी सालों का समय हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग खेमे कांग्रेस पार्टी के अंदर नजर आते हैं। कोई शैलजा खेमा अलग नजर आता है तो हुड्डा खेमा अलग नजर आता है। जब नए अध्यक्ष बनाए गए तब बाहर भी एक पोस्टर के ऊपर दूसरा पोस्टर लगा दिया गया, हुड्डा जी के पोस्टर के ऊपर शैलजा जी का लगा दिया गया। देखिए, सभी जो नेता हैं जिनकी आपने बात करी, सभी कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे, कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे सभी सम्मान्य नेता हैं। कार्यकर्ताओं का जोश और उनकी श्रद्धा जो नेताओं के प्रति होती है, उस वजह से ये चीज़ें जो आपके ज़िले में एक दो आई, पर ऐसा गुटबाजी वाला और खेमेबाजी वाला कोई ऐसा कार्य नहीं है। आपने देखा शैलजा जी उस दिन जब नवनियुक्त अध्यक्ष ने पदभार संभालना था तो वो खुद पीसीसी कार्यालय में जाकर उनका पदभार उन्होंने संभलवाया। तो इस प्रकार की कोई खेमेबाजी की बात नहीं है। सारी कांग्रेस पार्टी समस्त शीर्ष नेतृत्व एकजुट है। यूपी इलेक्शन और पंजाब इलेक्शन के अंदर कांग्रेस का जो प्रदर्शन है जो है संतोषजनक नहीं रहा। तो अभी आप बात करें आने वाले निकाय चुनावों की और पंचायती चुनावों की, तो ऐसी कौन सी गलतियां जो आपने पिछले इलेक्शन से सीखी है कि जो गलतियां ना दोहराकर आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत तरीके से प्रेजेंट करें? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में चुनाव का आपने सवाल किया, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा इस बार। उत्तर प्रदेश में हमने अपनी गलती को सुधारने का काम किया। पिछले 20 साल से हम लोग हमेशा न किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते रहे, जिसके कारण जो हमारा कैडर था वो दूसरी पार्टियों में शिफ्ट होता रहा। तो पिछले 20 साल से जिन विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ा था, 2022 में 399 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बहुत दिलेरी के साथ और बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़ा। लगभग 300 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता तो थे लेकिन वोटर नहीं थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक भी वोटर ने पिछले 20 साल में वोट डाला हो। तो आप कह सकते हो कि 250 के आसपास विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी को 2000 या 2000 से नीचे वोट मिले, लेकिन मेरा कहना ये है कि 20 साल से तो वहाँ एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिल रहा था। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ खड़ा हुआ, कांग्रेस पार्टी का कैडर मजबूत हुआ और हमने जो पुरानी गलतियां उत्तर प्रदेश में की थी उनको सुधारने का काम किया माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब में जिस तरीके से सिर्फ फुटअव्वल की नौबत वहां के नेताओं की थी, जिस तरीके से आपस में नाइत्तेफाकी वहां के नेताओं की थी, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। और ये हमारे शीर्ष नेताओं ने, वहाँ जो भी हाल ही में पीसीसी के प्रेसिडेंट बने हैं, जो पहले भूतपूर्व युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं अमरिंदर सिंह राजा बड़ार जी, तो उन्होंने भी इस बात को माना है। हम भी इस बात को मानते हैं कि स्थितियां अच्छी हो सकती थी, बेहतर हो सकती थी। तो प्रत्येक जो सिनेरियो है राज्य का हालांकि अलग अलग होता है, लेकिन हम हर चीज़ से सीखने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो हाल ही में निर्णय हुआ है, उस निर्णय में पलवल से लेकर के पंचकुला तक के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और आप उनको धड़ा कहते होंगे कि शैलजा जी का धड़ा अलग है, सुरजेवाला जी का अलग है या हुड्डा जी का अलग है। हम कहते हैं कि ये कलेक्टिव नेतृत्व है। फॉर्चुनेट है हरियाणा का कार्यकर्ता कि उनके पास इतने सारे नेता हैं और पलवल से लेकर के पंचकुला तक के जो सभी कार्यकर्ता हैं, सभी को सही नेतृत्व प्रदान करने का काम माननीय राहुल गांधी जी ने किया है। कल हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व से राहुल गांधी जी की मुलाकात भी हुई है, अच्छी मुलाकात हुई है और बहुत अच्छे वातावरण में पंजाब से सीख लेते हुए हरियाणा में 2024 में लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी पार्टी जाएगी। और हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से वोटर का मूड है खासकर हरियाणा में, कांग्रेस पार्टी यहाँ विधानसभा में सरकार बनाने जा रही है। आपने 3 धड़ों की बात की, एक धड़ा और है चौधरी कुलदीप बिश्नोई का। तो कुलदीप बिश्नोई ने भी शैलजा जी के अध्यक्ष पद से हटने के बाद खुद को देखा था वहां, लेकिन उसके बाद से वो लगातार ट्विटर के ऊपर ट्वीट करते हुए भी नजर आए। तो आपको लगता है कि अब वो किसी और पार्टी में जाने का मन बना रहे हैं? देखिए, कुलदीप जी की जो आपने बात करी, उनसे हमारा कांग्रेस पार्टी की जो हमारे प्रभारी हैं आदरणीय विवेक बंसल जी और समस्त शीर्ष नेतृत्व, उनके साथ रेगुलर जो है वार्तालाप जो है चल रही हैं। और मुझे लगता है जल्दी ही बंद कमरे में जो भी कोई गिले शिकवे हैं उनको निपटा लिया जाएगा और कुलदीप जी भी बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए आपको नजर आएंगे।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीतने के बाद पूरे देश के अंदर एक आम आदमी की जो है एक हवा या लहर सी चल गई है, तो आने वाले जो इलेक्शन है, निकाय चुनाव या फिर पंचायती चुनाव में, तो जो कांग्रेस पार्टी है वो आम आदमी पार्टी को किस तरीके से अपना कॉम्पिटिटर देखती है? देखिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की ना तो कभी कॉम्पिटिटर थी ना कभी कॉम्पिटिटर हो सकती है। समय समय पर कहा गया है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ। कैसे? आम आदमी पार्टी ने आश्चर्यजनक रूप से उन्हीं प्रदेशों में अच्छा प्रदर्शन किया जहां भारतीय जनता पार्टी का सत्ता नहीं थी, शासन नहीं था। पंजाब में यदि देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का शासन वहाँ नहीं था, कांग्रेस पार्टी का शासन था। तो भारतीय जनता पार्टी ने अंडर प्ले किया, और जो उनकी पूर्व की सहयोगी पार्टी अकाली दल है उन्होंने भी अंडर प्ले किया। इसलिए आम आदमी पार्टी वहाँ अच्छा करने में कामयाब रही, उनकी सरकार वहाँ बनी है। यदि पूर्व में आप दिल्ली में भी देखेंगे तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार 15 साल तक थी। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, लेकिन उनको पता था कि उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, लोग उनको वोट नहीं देना चाहते, तो उन्होंने चुपके से आम आदमी पार्टी को आगे करने का काम किया है। हरियाणा से पहले गुजरात में चुनाव है, हरियाणा से पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है कि हरियाणा, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से हमारी तैयारियां हैं, जिस तरीके से हम लोग संगठन को एकत्रित करके वहाँ की लड़ाई के लिए आगे की कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, तो बहुत उम्मीद हम लोगों को है कि हिमाचल में भी और गुजरात में भी हमारी सरकार बनेगी। और आम आदमी पार्टी को अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, उनको बहुत मेहनत करनी है। हमारी शुभकामनाएं हैं उनको कि चुनावी राजनीति में वो आगे बढ़ें। तमाम पार्टियां हिंदुस्तान में अलग अलग प्रदेशों में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जो नेशनल नैरेटिव है, जो राष्ट्रीय परिदृश्य है, वहाँ आम आदमी पार्टी प्रासंगिक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद का, जिसके अंदर अभी जो है शिवलिंग निकलने की बात जो है सामने आ रही है, जिसका अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन हिंदू संगठन लगातार जो है ये दावा करके नजर आ रहे हैं कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है वो पहले मंदिर थी और वहाँ पे शिवलिंग निकला है, और वहीं मुस्लिम पक्ष जो है लगातार इस पक्ष में है कि वो मस्जिद ही थी। और साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इसी पक्ष में नजर आ रहे हैं कि वहाँ पर जो है मस्जिद ही थी। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, स्पष्ट बात है, मैं बताऊँ आपको। समय की आवश्यकता क्या है? समय की आवश्यकता है रोजगार। समय की आवश्यकता है दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, लोगों के घरों के ऊपर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री को संज्ञान लेकर के बयान देना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे, मैं एक उदाहरण देता हूँ, फ्रांस की आबादी है 7 करोड़। राफेल हम खरीद रहे हैं फ्रांस से, फ्रांस राफेल बनाता है। हिंदुस्तान की जो आबादी है वो 140 करोड़ के आसपास है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का काम कर रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक बात है। और वैश्विक बिरादरी में भी तमाम, आप देखते हैं कि तमाम तरीके के सर्वे हमारे सामने आते हैं कि खुशी के, प्रसन्नता के सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, आर्थिक सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है। और जो ये धर्मनिरपेक्षता एक शब्द है, सेकुलरिज्म, जिसके ऊपर इस देश की बुनियाद है, उस सूचकांक में माइनॉरिटीज़ के दमन में, माइनॉरिटीज़ के उत्पीड़न में भारत का नंबर कहाँ है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के नीचे हम आते हैं। तो ये शर्म आना चाहिए देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को कि मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना आप बंद करें। प्रत्येक देश का जो नागरिक है, संविधान के अंतर्गत उसको रहने का, उसको जीने का, उसको पूजा करने का, भगवान को याद करने का अधिकार है। इस देश के अंदर जहां आज भी आधे से ज़्यादा आबादी 2 वक्त के खाने के लिए मोहताज है, 2 वक्त का भरपेट खाना उनको नहीं मिलता है, तो मैं नहीं समझता कि बहुत सारे लोग मंदिर और मस्जिद के बारे में चिंता करते होंगे। उनको अपने भोजन की, अपनी रोटी की चिंता है। सरकार को इतना भारी मैंडेट मिला है, उनको चिंता करनी चाहिए। और 2019 के चुनाव में कांग्रेस को इस देश के 11 करोड़ लोगों ने वोट दे करके अपना मैंडेट दिया था कि हम आपके साथ हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी हो, तो हम लोग उन 11 करोड़ और इन पूरे 140 करोड़ लोगों के साथ खड़े हैं कि जहां भी किसी की भी धार्मिक आस्थाओं का उत्पीड़न किया जाएगा, किसी भी तरीके का अपमान, मानवर्धन इस देश के लोगों का किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी उसके पीछे खड़ी है। ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम सिख हैं, ना हम ईसाई हैं। हम भारत के यूनाइटेड, एक भारत के यूनाइटेड संगठित हम नागरिक हैं, और हमें यही होना चाहिए। आने वाले जो निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव में कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं?
देखिए, ये नैसर्गिक बात है कि पिछले 1 साल से हरियाणा की सरकार यहाँ पंचायत के चुनावों को और नगर निगम के चुनावों को टालने का काम कर रही है और आखिर में उन्होंने अदालत को इसमें बीच में घसीट लिया आरक्षण के मुद्दे पर। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पर बहुत कमज़ोर है। किसान आंदोलन आप देखेंगे तो हरियाणा, मेजॉरिटी में हरियाणा के किसान उस किसान आंदोलन का हिस्सा थे, यहाँ के नौजवान उस किसान आंदोलन का हिस्सा थे। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन के कारण देश की फार्मर बिरादरी में, किसान बिरादरी में मुंह की खानी पड़ी है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी नैसर्गिक रूप से नेचुरली अपर हैंड पर है और कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा प्रतिनिधि पंचायतों में और नगर निगम में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में चुन करके आएंगे और कांग्रेस पार्टी को यहाँ जो हमारी छोटी पार्लियामेंट्स हैं, छोटी संसद हैं, पंचायत लेवल की, वार्ड लेवल की, वहाँ मैंडेट मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल, अगर आज के नौजवान की देश की जनता जान गई है यार, किस किस ने लूटा है हमको बदल बदल अंदाज। राजे रजवाड़े तो गए, पर हरियाणा की राजनीति में कुछ परिवार नए रजवाड़े यानी राजघराने बने बैठे हैं, जो कि कई सौ करोड़ के घरों में रहते हैं और उनमें 100 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं। सोचिए इनका कौन सा बिजनेस चलता। ये राजनीतिक और अहंकारी राजघराने सत्ता में रहकर प्रदेश को लूट कर 50-50 हजार करोड़ों की अपनी संपत्ति देश व विदेश में बनाने का काम करते आ रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि इन अहंकारी लुटेरे राजघरानों की लूट की दुकान बंद करवाने और प्रदेश के गरीब युवा, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, मजदूर व महिला के हक और प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ूं? अगर हाँ, तो अपनी सहमति व साथ देने के लिए 7834 800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़े। जनसेवक मंच से जुड़िए। लगातार अगर सामाजिक कुरीतियों की बात करें, उनकी तरफ बढ़ते जा रहे, चाहे वो नशा हो और सबसे ज्यादा धरने हो, प्रदर्शन हो, उनके अंदर भी नौजवान सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। तो ऐसा अगर काफी सारे नौजवान आपके साथ जुड़े हुए भी हैं, काफी सारे लोग आपको देख भी रहे हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभिभावक की जिम्मेदारी क्या होती है? अभिभावक की जिम्मेदारी होती है कि लोगों के लिए समुचित ऐसी व्यवस्थाएं करें जिनमें वो आस्था रखते हैं।